नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं इंडिया टुडे आज तक की एंकर हमारी हेल्थ रिपोर्टर स्नेहा। थैंक यू वेरी मच स्नेहा। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ होंगे। आज कोरोना ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है देश में, इस पर हम बात करें उससे पहले स्नेहा आपसे कुछ बात करेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो हल्का फर्क है। कल 27,000 केसेस थे, लेकिन आज करीब 30,000 केसेस पूरे देश में रिपोर्ट हुए हैं। हल्का बड़ा है, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है। ये कुछ केसेस गिनने की वजह से टेस्ट के कारण भी होते हैं। मृत्यु जो है 514 हुई है, मरीजों की मौत हुई है 24 घंटे में, लेकिन इसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। रिकवरी रेट हाई है क्योंकि बाय एंड लार्ज जो इसके सिम्टम्स हैं ओमिक्रॉन के, ये माइल्ड है। एक्टिव केसेस भी 4 लाख से नीचे 3 लाख जा चुके हैं। जी ठीक है, डॉक्टर अंशुमान जुड़े, उनसे हम बात करें। उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप हेल्थ बीट कवर करती हैं, जाती हैं। हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त हमारे देश के मनसुख भाई मांडविया, वो क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है और कोरोना को लेकर हमारा देश क्या सोच रहा है? जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बताना चाहूंगी कि सेंस ये है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है सईद की सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं हो सकता है। आज मेरी मुलाकात अधिकारियों से हुई, कुछ ब्यूरोक्रेट से हुई, सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोगों से हुई, और बाय एंड लार्ज ये सेंस था कि उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। एक ब्यूरोक्रेट ने ये भी कहा कि जनवरी के अंत तक उनका खुद का अनुमान था कि 12 लाख केसेस देश में रिपोर्ट होंगी। उसमें से कई सारे हॉस्पिटलाइजेशंस होंगी, और अगर दूसरी वेव के हिसाब से होता तो सिस्टम फिर से कोलैप्स कर जाता। लेकिन शुक्र है वो हुआ नहीं। इसके रीजंस एक तो हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जो कि सेकेंड वेव से कई सारे इन्फेक्शंस हुए, प्लस वैक्सीनेशन जो है हमारा वो मई और अभी के बीच में काफी सर्च कर गया। पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड है, जिनको पहला डोज लग चुका है, वो ऑलमोस्ट सही हम 96% टच कर रहे हैं। 100% हम ग्रेजुअली हो जाएंगे जिनको पहला डोज लग गया है। दूसरा डोज जो है उसमें थोड़ा स्लो हुआ है हमारा कवरेज, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि प्रिकॉशनरी डोज भी दिया जा रहा है, और टीनेज पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर गया है। वैक्सीनेशन की वजह से हम काफी हद तक बच गए, और ओमिक्रॉन जो है वो इजिली ये वेव निकल गया, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ही कम रही है। सईद, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैंने ये जाना है 2 साल पैंडेमिक कवर करने के बाद कि मंत्रालय ने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है। इसके बारे में कभी मंत्रालय ने हमसे बात नहीं की है, इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन अब इसकी चर्चा वो आने वाले दिनों में करेंगे। ये डैशबोर्ड में सईद फरवरी 2020 से लेके आज तक 2022 में आज हम हैं, इस डैशबोर्ड में हर एक वो डिस्ट्रिक्ट का डेटा है। सईद, आप मानेंगे नहीं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने टॉयलेट्स हैं और कितने बेड्स मेल्स के लिए हैं, कौन से कितने बेड्स फीमेल्स के लिए हैं, ये भी डिमार्केशन है। वेरी गुड। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, इन वेव्स में कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहा है, कितने केसेस हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 24 घंटे में एक भी केस नहीं है, लेकिन एक डेथ है। जो कि कुछ ही दिनों से जो पेशेंट सफर कर रहा होगा उसकी मृत्यु हुई है। इस तरह का माइन्यूट डेटा का एक डैशबोर्ड जो केपीएमजी के साथ मिनिस्ट्री काम करता है, वो सारे डिटेल्स ये क्या रिसर्च है स्नेहा कि कपड़ों पर कोटिंग से कोरोना बेअसर होगा? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, कपड़ों पर लगाने से 90% तक कोरोना को बेअसर किया जाएगा। जी, ये एक क्लेम है। होगी, क्या होगा? जी, ये एक क्लेम है, लेकिन ये सईद, मैं बताना चाहूंगी कि ये क्लेम के बारे में हम बात करें तो ठीक है, लेकिन इस समय बस ये एक क्लेम ही है। हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसी कोटिंग है जो 90% जो क्लेम है हद तक आपको प्रोटेक्शन देगा कोरोना वायरस से, और वो वायरस को ब्लॉक करेगा अगर ये कपड़े आप पहने तो। लेकिन इसके बारे में अभी चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि WHO ने इस पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं की है। पहले भी ऐसे क्लेम्स हुए थे नेजल स्प्रेस को लेकर। थोड़ा सा ये समझाइए प्लीज
कि ये बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टडीज़ करते रहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक हम उसी को मानते हैं जो WHO कहता है, या हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री जिसे अप्रूव करती है इसने? जी नहीं, सही मेडिकल साइंस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहा है, कोई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट साथ आते हैं, वो कुछ रिसर्च करते हैं, कोई पेपर जारी करते हैं, वो पब्लिश होता है। वो पब्लिश जब हो जाता है तो अगर वो कोई पीयर रिव्यूड जर्नल में, पीयर रिव्यूड का सिंपल मीनिंग है कि उसे असेस किया है, उसकी स्टडी बाकी एक्सपर्ट्स ने भी की है और उसे वेरीफाई किया है, तो वो पीयर रिव्यूड माना जाता है। तो अगर वो पीयर रिव्यूड हो जाता है तो उस पर एक आप समझो एक ठप्पा लग जाता है कि ये बहुत ही रिलायबल है, ऑथेंटिक है, या तो WHO उसको एंडोर्स करे। और अगर WHO से एंडोर्स करती, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोवैक्सिन हम सब ने इस्तेमाल किया है जो वैक्सीन है, लेकिन WHO की एंडोर्समेंट से, क्योंकि वो वर्ल्ड का UN का हेल्थ बॉडी है और मेंबर कंट्रीज इसके कई सारे हैं, भारत भी एक मेंबर कंट्री है, WHO का एक एंडोर्समेंट आता है तो उस पर एक ठप्पा लग जाता है। लेकिन कोवैक्सिन की एफिकेसी कैसी है, अगर ये डेटा पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हो जाता है तो उस पे उसके ज्यादा मायने होते हैं। अगर कंपनी क्लेम करे कि ये वैक्सीन है इतना इतना प्रोटेक्शन दे रहा है, इसकी एफिकेसी इतनी है, तो उसे हम विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, क्योंकि वो एक कंपनी ने क्लेम किया है, कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में करेगा ही। जैसे ये क्लेम कर रहा है कि हमने एक ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है, कोटिंग बनाया है कपड़ों में, जो आपको जो वायरस का बैरियर एक्ट करेगा। इसको अभी हमें दूरी रखना चाहिए, बिल्कुल, बस इतनी बात कर ली काफी है। नेजल स्प्रेज जो मार्केट में है, कंपनीज क्लेम कर रही है, और कि ये स्प्रेज वायरस को एज अ बैरियर आपके नोज में ही एक्ट करेंगी, लेकिन ये कंपनी का क्लेम है। इस समय इसकी एंडोर्समेंट पीयर रिव्यूड जर्नल में नहीं हुई है, WHO ने नेजल स्प्रेज को उस तरीके से एंडोर्स नहीं किया है जी। तो क्लेम्स पे सिर्फ ना जाए, हाँ अपनी अकल लगाएं। बहुत बहुत बढ़िया, क्लेम्स पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तक से जुड़ने के लिए डॉक्टर अंशुमान बहुत धन्यवाद। कई दिन से हम आपको याद कर रहे हैं, कहाँ थे सर? अरे हुजूर, आपके दिल में रहते हैं, जब याद कर लीजिए। नहीं, हमने हमारे प्रोड्यूसर्स को कहा कि भाई डॉक्टर अंशुमान कहाँ हैं, पकड़ के लाइए। तो थैंक यू वेरी मच सर। स्नेहा और सईद दोनों की तरफ से आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर अंशुमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड टू हैव यू ऑन द शो। सईद ने मुझसे पूछा इस तरह के क्लेम्स है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक का समय और प्रॉफिटियरिंग इस पैंडेमिक में जैसे हर हेल्थ क्राइसिस में हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो आपने इन 2 सालों में ऑब्जर्व किया है। स्नेहा और सईद भाई, मैं तो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप का शुक्रगुजार हूं कि हमारा इंडियन मीडिया इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे पीयर रिव्यू, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और इंडोर्समेंट की बात हो रही है। अब बात वहां तक नहीं हुई है जो पॉलिटिकल और अक्रॉस बॉर्डर डिस्कशन चल रहा है, और ये अच्छी चीज है, यही होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर, हमारा संविधान भी कहता है कि इंडिया के सिटीजन को आप लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। स्नेहा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, डॉक्टर है शायद। हम भी सर डॉक्टर स्नेहा ही कहते हैं इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेडिकल कवर करते करते इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उसके लेवल ऑफ एविडेंस हम लोग देखते हैं। लेवल ऑफ एविडेंस क्या है उसमें? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मतलब कई जगह रैंडमाइज मतलब डबल ब्लाइंड होना चाहिए, और रैंडमाइज कोई सिलेक्शन बायस ना हो कि इस पे हम वैक्सीन देंगे, इस पे मास्क लगाएंगे, इस पे कपड़ा पहनाएंगे, इस पे नहीं, कोई बायस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रिजल्ट देखना, उसमें मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाए, तब और हाई लेवल हो गया। उसमें मेटा एनालिसिस हो जाए, मतलब सारे डाटा को पूल कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और उसका पीयर रिव्यू उसका हो जाए। इससे बेटर एविडेंस नहीं है। क्यों? कारण यह है कि WHO भी एक ऐसी एजेंसी है जो बिकी हुई है, आपको पता है। कोरोना टाइम में बहुत सारे टेड्रॉस खास करके, उनको मैं क्रिटिसाइज हर समय करता रहा कि उन्होंने इसके साथ धोखा किया पूरे वर्ल्ड के साथ। उनका इथोपिया में ये हिस्ट्री है, उसको असाइड करते हैं। तो इससे बेहतर एविडेंस कुछ नहीं हो सकता है जब पीयर रिव्यू होके मेटा एनालिसिस के बाद सब कुछ डाटा अगर निकलता है। जहां तक कपड़े की बात है, आपने देखा भी था हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे व्यापारी आए जिन्होंने अनेक दवाइयां क्लेम कर दी। आपको पता चल गया सेकेंड वेव में कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। सिमिलरली कपड़े, कोटिंग, शर्ट आ गई, ब्रेड आ गए, चॉकलेट आए, च्युइंगम, सारी चीजें
आ गई मार्केट में और अल्टीमेटली हुआ जिनको इन्फेक्ट होना था हुए। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट 100% रहा और रहा। कोई भी प्रोटेक्शन नहीं एक्सेप्ट मास्क, जो हम कह रहे थे सोशल वैक्सीन है, और बायोलॉजिकल वैक्सीन है जो वैक्सीन लगा, इसके अलावा कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो कैसे वैक्सीन डेवलप हुआ? मेटा एनालिसिस करके, ये करके। अप्रूवल नहीं मिला था। स्नेहा ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि तब तक WHO अप्रूवल नहीं था, लेकिन हुआ। इसी को कहते हैं, यही सिटीजन को, यही दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी अकल लगाइए, जहां पे स्नेहा ने खत्म किया, अपनी अकल लगाइए, बहकावे मत जाइए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, आज हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 30,000 के लगभग, 30,000 से कुछ ज़्यादा, 30,500 कुछ केसेस आए हैं, डेथ्स काफ़ी कम हुई हैं। आज की स्थिति को आप डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं? सही साहब, अब नंबर या आंकड़े, इसको हम इग्नोर कर दें तो बेहतर होगा। उसका कारण ये है कि आप, हाँ, उसका कारण ये है, आपने देखा ओमिक्रॉन में जब पता चल गया, साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना से स्टार्ट हुआ, साउथ अफ्रीका, यूके, जब उनके पेंडेमिक डाउन होने लगे, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन किसका हुआ? जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थे या कोमॉर्बिड कंडीशन में, एल्डरली, कोई अति गंभीर बीमारियों से संक्रमित थे। हिंदुस्तान में क्या हुआ? जब लोगों को पता चल गया, हफ्ते 10 दिन ओमिक्रॉन का वेव चला, आपके साथ ही हम लोगों ने शो किया था, तभी मैंने बोला था, आंकड़ों की बात 4 लाख 5 लाख चल रहे थे, तब कुछ अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनप रही थी कि 12 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, तभी मैंने कहा छोड़ दो, आंकड़े की बात ना करो। कारण ये हुआ कि एक व्यक्ति घर में पॉजिटिव आया, और रिपोर्ट हमारी क्या कह रही थी कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया तो डेल्टा जैसा नहीं है, 100% घर के मेंबर पॉजिटिव होंगे। सबने सोचा नहीं कराना है। ओवर द काउंटर आपके किट मिल रहे थे, लोगों ने किट से टेस्ट किया, पॉजिटिव भी हैं, घर पे रहे, आइसोलेट हुए, 5 से 7 दिन में ठीक हो। तो अनरिपोर्टेड, जिसको आप कह सकते हैं ओमिक्रॉन थर्ड वेव, टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह रिपोर्ट हुआ। आइसबर्ग का मेजर हिस्सा पानी के अंदर है और टिप आप देख रहे हैं 30,000 टिप है, हो सकता है आपके पास 3 लाख केसेस हो। तो आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट बने रहे कि जो स्नेहा ने बात कही कि ये वायरस थ्रोट में रेप्लिकेट कर रहा है, 70 टाइम्स हाइयर डेल्टा से थ्रोट में रेप्लिकेट कर लंग्स में पहुंच ही नहीं रहा है, और लंग्स में अगर पहुंच भी रहा है तो डेल्टा कंपैरिजन 10 टाइम्स स्लोअर रेप्लिकेट कर रहा है, तो लंग इंजरी नहीं कर रहा है। तब तक पेशेंट अपना एंटीबॉडी बनाता है, उसको हटाता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है जी। तो इसके लिए ये वायरस एक कॉमन फ्लू जैसा हो चुका है अभी की स्थिति में। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान ने ये कहा कि ये ऑलमोस्ट कॉमन कोल्ड की तरह हो चुका है, लेकिन साइड में एक चीज बताना चाहूंगी जरूर से कि अभी भी इस वायरस के वजह से डेथ्स हो रही है। ये WHO का कहना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्टिंक्शन बनाते हुए कि कॉमन कोल्ड से इतने ऐसे मृत्यु होती नहीं है जैसे कोरोना वायरस, जैसे नोवेल कोरोना वायरस से हो रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है जरूर से। ये मैं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी गुजर चुकी हूँ कि ये बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरह ही है। और इनफैक्ट लेकिन जब लॉन्ग कोविड में क्या स्थिति है अब आपकी? लॉन्ग कोविड की भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी एक कुछ डिटेल्स आए और मैं काफी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ और मैं खुश भी हूँ कि इस पर अवेयरनेस काफी हद तक है। मुझे शक था डॉक्टर अंशुमन की लोअर बैक पेन और जो पैरों में दर्द है जो मुझे पिछले 2 हफ्तों से हो रहा है, क्योंकि मुझे 2 हफ्ते पहले कोविड था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लॉन्ग कोविड एसोसिएटेड है, लेकिन आई वाज जस्ट डूइंग गेस वर्क और मैं सईद को इस बारे में बार बार बता रही थी। जी। सईद, अभी इस पे कंक्लूसिव डिटेल्स और रिसर्च आया है ये दिखाते हुए कि स्टमक इन्फेक्शंस और लेग पेन, जो लेग एक है, पैरों में दर्द, ये बिल्कुल ही एक पोस्ट रिकवरी डिलेमा है पेशेंट्स का। और दोनों ये चीजें मेरे घर में मैंने देखी हैं, दोनों स्टमक इन्फेक्शंस और लेग एक, पैरों में दर्द के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था डॉक्टर अंशुमन। लेकिन और समय भी लगेगा लॉन्ग कोविड के इम्पैक्ट को समझने के लिए, क्योंकि 4 हफ्ते चाहिए एटलीस्ट, और अभी ऐसे कई सारे लोग हैं, क्योंकि ये माइल्ड ये इन्फेक्शन तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये वाकई में लॉन्ग कोविड है या मुझे जनरली फटीग है, थकावट है, पैरों में दर्द है, समझ नहीं आ रहा है। जी मैं इसको क्लियर करके चलता हूं। पहले डेथ वाली बात पे बात कर लेते हैं। WHO ने जो कहा है, देखिए बहुत सारा डराने का फैक्टर चल रहा है मार्केट में। आपने सुना होगा नियोकॉव करके एक चला था, एक्चुअली कोरोना वायरस है ही नहीं, मर्स का एक वेरिएंट है और इंसान को इन्फेक्ट नहीं करता। सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल चला कि नियोकॉव आ गया और 3 में से 1 की मौत हो जाएगी। ये बिजनेस गिमिक है, इसको मत समझिए। जहां तक कॉमन फ्लू से मौत की बात है, CDC, दर्शक जो देख रहे हो आंकड़ा खोलें, CDC की वेबसाइट खोलें, अमेरिका की बॉडी है, और देख लीजिए पर मंथ
कॉमन फ्लू से अमेरिका में डेथ कितनी होती है, आप आश्चर्य में रहेंगे। कोरोना वायरस अभी जो है ओमिक्रॉन, इससे कई गुना ज्यादा डेथ है उसमें जी। तो इसलिए ये नहीं समझना डेथ किन में हो रही है। अनवैक्सीनेटेड नंबर 1, एल्डरली बुजुर्ग नंबर 2, नंबर 3 कोमॉर्बिड कंडीशन, एसोसिएटेड कोई बीमारी है, उन्हीं में डेथ हुई है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, एहतियात रखना है। एहतियात को मना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, ये कर लें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा अभी विंडो पीरियड मिला है जी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए एक विंडो पीरियड में मास्क को हटा के और पब्लिक को एहतियात के तौर पे कहे कि मेजर सुपर स्प्रेडर इवेंट को ना करें अभी फॉर द टाइम में, क्योंकि हाई वायरल लोड आएगा आपके ऊपर। लो वायरल लोड सब ले चुके हैं, जैसे स्नेहा ने बताया। लॉन्ग कोविड की जो बात है, आपके पांव में जो दर्द है, बिल्कुल लॉन्ग कोविड का सिम्टम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस ही है, SARS-CoV-2 का डेल्टा में भी होता था, मायल्जिया बोलते हैं, मतलब मांसपेशियों में पेन, न्यूरैल्जिया नस में पेन, इसके कारण पांव में दर्द होता है। लेकिन एक समस्या हो सकती है छुपी हुई आपके केस में, आप विटामिन डी की जांच कराएं, हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी भी साथ साथ हो और उसके कारण पेन हो रहा हो। माइल्जिया होगा अगर कोरोना वायरस का, अपने आप खत्म होगा। विटामिन डी के कारण होगा, आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले, ये खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, मैं बिल्कुल विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ और ये एडवाइजेबल भी है क्योंकि धूप हमें कम लगता है और डाइट में हमारा कई बार गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दो चीज़ों के बारे में मैं सईद आपको भी बताना चाहूँगी। डॉक्टर अंशुमान, एक तो आपने न्यूकोव की बात की। सईद, इतना डर है इस समय और न्यूकोव जो है वो एक टर्म कॉइन हो गया और इस पे बहुत ही पैनिक हुआ क्योंकि एक्चुअली WHO ने इसके बारे में इस समय कुछ नहीं कहा था। चाइना में एक रिसर्च पेपर हुई थी जिसमें ये एक एस्टिमेट लगाया कि 3 अफेक्टेड लोगों में से 1 की मौत हो जाएगी अगर न्यूकोव एनिमल से, जूनोटिक होस्ट से ह्यूमंस में चले जाए। अगर जो एनिमल इसका होस्ट है उससे अगर ह्यूमंस में फैल जाए तो इससे मौतें ज्यादा होंगी। तो एक डर बैठ गया और बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या एक नया किस्म का कोरोना वायरस है? ये बिल्कुल भी नया किस्म का कोरोना वायरस नहीं है। 2011-12 में ये पाया गया था और एक रिसर्च पेपर ने इस तरीके से इसके बारे में बात की कि वो पैनिक क्रिएट कर गया। लेकिन पैनिक की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। पहली बात ये, और डेथ्स आप मुझसे कई दिन से पूछ रहे थे और मैं भी आपसे कह रही थी कि अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है और डेथ्स इसलिए देखी जा रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आज मंत्रालय में एक अधिकारी से बात हुई कि आखिर में डेथ्स क्यों हो रहे हैं और किन लोगों में हो रहे हैं, क्या अनवैक्सीनेटेड लोगों में हो रहे हैं या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर 300 डेथ्स है और अगर हम 500 डेथ्स बता रहे हैं आपको, देश को, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, नहीं 300 हैं, 500 बता रहे हैं, मतलब अगर 300 कोरोना वायरस से डेथ्स हुई हैं देश में, नॉर्मल डेथ्स कोरोना वायरस की वजह से ही, ओके, और अगर हम आपको रिपोर्ट में डेली मॉर्निंग बुलेटिन में 500 डेथ्स बोलते हैं तो उसमें कोरोना से 200 हैं बस। नहीं, कोरोना से 300 हैं, 200 ऐसे लोग हैं जो डेथ्स रिकंसाइल हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अलग करके हमें क्यों जी बिल्कुल सईद। गुजरात से कल की एक रिपोर्ट थी कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्नेक बाइट में मारे गए। कुछ लोग थे जिनका डेथ सुसाइड की वजह से हुआ। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्देश है कि आप टेस्ट कराए बॉडी पे और अगर वो कोविड, जी बिल्कुल, कोविड पॉजिटिव अगर पाया जाता है तो वो कोविड डेथ माना जाएगा। और इस पे एक डिस्क्रिपेंसी भी चल रही है कि कई सारे ऐसे जगहों में ये हो रहा है कि आप चिट्ठी लिखवा रहे हैं कि मौत जो हुई है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है। और क्योंकि कॉम्पेंसेशन दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कॉम्पेंसेशन दे रही है। हर हफ्ते कई सारे राज्य हैं जो डेथ्स रिकंसाइल करती है। रिकंसिलिएशन की वजह से आप देखेंगे अचानक से 1000 डेथ्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में 1000 डेथ्स या एक दिन में 1000 डेथ्स हुई है, क्योंकि रिकंसिलिएशन डेटा आता है। सरकार का ये कहना है, इस सोर्स का मैं बोलूंगी, मेरे सोर्स का, हेल्थ मिनिस्ट्री सोर्स का ये कहना है कि हमारे हाथ बंधे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडेंस है, ये गाइडलाइन है और हमें बिल्कुल कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। तो अगर मृत्यु होती है स्नेक बाइट से और अगर कोविड पॉजिटिव वो पाया जाता है मृत्यु के बाद तो वो कोविड केस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेथ्स, डॉक्टर अंशुमान, क्या आप मानते हैं कि जो डेटा आ रहा है
वो काफ़ी कम है, इतनी डेथ सिर्फ कोविड से नहीं है, ओमिक्रॉन से नहीं है। बिल्कुल, स्नेहा ने बहुत बारीकी से इस चीज को खोल दिया है, मैं कहूँगा खोल दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है ओपनली इस बात को कहने की। देखिए बिल्कुल टेम्पर्ड है, हाँ बिल्कुल टेम्पर्ड है सारा मामला। टेम्पर्ड ये है कि पहले सरकारों ने, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने घपला किया, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे कि कोविड टेस्ट कम कर दो। सेकेंड वेव में आपने देखा था, टेस्ट कम कर दिया। एवज में क्या हुआ कि कोविड से डेथ हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि भाई कोविड कंपनसेशन करो, तो डेथ हो जाए तुम छुपा ना पाओ तो इसके लिए टेस्ट करो। आज हालत ये है कि फिर से सारे फैसिलिटी खुल गए, जैसे कैंसर के, डायलिसिस के ऐसे मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, अभी रूटीन हो गया। सही साहब को जान के आश्चर्य होगा, जब फर्स्ट वेव आया था मैंने आरटीपीसीआर की डिमांड की थी कि कैंसर सर्जरी करने से पहले मुझे आरटीपीसीआर चाहिए, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था सरकारों ने और कहा कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, आप आरटीपीसीआर कैसे करा सकते हैं। मैंने कहा कैंसर की सर्जरी कैसी होनी चाहिए कि मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं करेंगे, अलाउ किया। बिल्कुल आज हालत ये है कि हर मरीज अस्पताल में आएगा तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। अब हार्ट अटैक से मौत हो गई, आरटीपीसीआर, वही बात आप कह रहे थे पहले, सिंपल जी सिंपल साइलेंट कोविड था, उसको एसिम्प्टोमेटिक था, लेकिन अब कोविड डेथ में डिक्लेयर हो गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ। सेम आ गया, डायलिसिस जो चल रहा है मरीज इतने समय से, उसको मालूम है कि कैंसर का मरीज है, डायलिसिस का मरीज है, कि अंतिम समय है इसका, आया अस्पताल में भर्ती करना, कोविड टेस्ट भेज दिया, कोविड पॉजिटिव। अब आ गया कोविड का, एक्चुअल कोविड डेथ नहीं है इतना। स्नेहा ने बिल्कुल सही बताया, मंत्रालय ने बिल्कुल इस पर सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना, किस तरह से हम समन्वय बिठाएं, संतुलन बिठाएं एक्सपर्ट से समझ के कि कोविड डेथ को इग्नोर भी ना करें, कॉम्पनसेशन मिल जाए, और नॉन कोविड डेथ एटलीस्ट जो एक्सपेडाइट करते हैं, बढ़ा देते हैं लोग, और लोग मुआवजा लेने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, ये ना हो, इसको स्क्रूटिनी हो इस पे। और सही, इसके एक रीजन है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने दूसरी लहर में दो ऐसे लोग थे, एक तो मेरे परिवार में ही थी, और एक हमारे कोई फैमिली फ्रेंड थे, कोविड पॉजिटिव थे और अस्पताल में थे। फैमिली फ्रेंड के बारे में पहले मैं बात करना चाहूंगी। 40 साल मात्र, डेथ हो गई कोविड की वजह से। अस्पताल गए सिवियर कोविड दूसरी लहर में, इधर नोएडा में ही, और लेकिन 15 दिन बाद वो नेगेटिव हो गए, लेकिन उनको कोविड वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इवेंचुअली वो कभी रिकवरी नहीं की, वो अस्पताल में ही थे करीब 30 दिन, और बिल्कुल फिट और फाइन थे। कोविड के बाद उनकी हालत खराब हुई, वो नेगेटिव हो गए। जब उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया और उनकी मृत्यु हुई, तब वो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन कोविड ने शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन वो कोविड डेथ नहीं माना गया। मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगी, वो कोविड डेथ नहीं माना गया, और ये नाइंसाफी थी, क्योंकि एक हेल्दी इंडिविजुअल है, 40 साल मात्र, क्या एज है, जवान आदमी है, और जी बिल्कुल, और ये कोविड डेथ नहीं माना गया, और ये अन्याय था। क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे आपने दूसरी लहर में देखा था, कई सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल कोविड के सिम्टम्स थे। इसमें स्नेहा दर्शकों और कोर्ट और सरकार के पास एक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, जैसे हम लोग सर्जिकल डेथ या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या कैंसर इसमें मानते हैं, कोविड में सीधा है आरटीपीसीआर रिलेटेड। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट एडमिट हुआ, कोविड है, कुछ नहीं उसको, तो 6 हफ्ते 6 वीक्स के अंदर अगर उसकी मौत होती है तो कोविड मौत, कोविड माना, आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑर्गन अगर डैमेज हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड सीटी स्कैन में लंग इंजरी हो चुकी है, हार्ट में इंजरी हो चुकी है, तो 6 हफ्ते तक मॉनिटर कीजिए उस मरीज को। और अगर मरीज फिट एंड फाइन था प्री कोविड, तो पोस्ट कोविड 6 हफ्ते तक मॉनिटर करने के बाद अगर उसकी मौत होती, कोविड मौत होनी डिक्लेयर होनी चाहिए। जी ये जायज बात हुई है, सही, सॉरी मैंने, लेकिन जो दूसरी लहर में हुआ वो बहुत ही बिल्कुल सही नहीं था, और इस वजह से कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन देखिए इसका फॉल आउट ये है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक फाइनेंशियल एडवांटेज ढूंढ रहे हैं, शायद उनको जरूरत है कॉम्पेंसेशन की, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि मंत्रालय को इस बारे में अच्छी तरीके से पता है, और डेथ्स हमारे ओवर रिपोर्ट हल्के इस लहर में, दूसरी लहर में अंडर रिपोर्टिंग हुई, लेकिन उसका कॉम्पेंसेशन वो यहाँ पे हुआ है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एनसीडीसी के एक अधिकारी ने मुझे कहा था कि अगर दिल्ली में उस समय 2000 मौतें हम देख रहे थे दूसरी लहर में, आप उससे 20,000 काउंट करिए, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग
के डेथ्स हो रहे थे और वो RT-PCR उनका रिजल्ट तक नहीं आ रहा था, ठीक। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत, वो तो काउंट भी नहीं हो रहे थे। नहीं, आज डॉक्टर अंशुमान और स्नेहा ने जो बात की है वो बहुत गंभीर चिंताजनक बात है, और कहीं ना कहीं हमारे सरकार और प्रशासन को आप दोनों ने आईना भी दिखाया है और उनकी आंख खोलने का भी काम किया। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। इस शो को हमें ख़त्म करना है, लेकिन चलते चलते सर, डॉक्टर अंशुमान, हम चाहेंगे कि आज की स्थिति में हम देशवासी क्या करें कोरोना को लेकर, हमारा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए, जल्दी से कम शब्दों में सर बता दीजिए प्लीज। वही है, वैक्सीन लगवाना और मास्क, सुपर स्प्रेडर इवेंट को अवॉइड कीजिए, हो गया। लेकिन चलते चलते टैगलाइन देता हूं आज तक के शो के लिए, हेल्थ एंड इकोनॉमी इंपैक्ट्स एवरीवन, लेकिन कोई इसके लिए बॉदर नहीं करता है। कोरोना इंपैक्ट्स बोथ। अब समझना है तो कोरोना को समझिए, आपके हेल्थ और इकोनॉमी दोनों को डैमेज कर रहा है। संभालिए अपने आप को, संभालिए देश को। बड़ी बात आपने कही है सर। स्नेहा, मतलब यही हुआ, अगर आसान शब्दों में हम हिंदी में कहें कि ये जो कोरोना है ये हमारी अर्थव्यवस्था को, यानी कि कारोबार को, रोजगार को नष्ट कर रहा है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात, जो आपने इतनी सारी बातें बताई। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, और ये बिल्कुल, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शंस की बात की, इकोनॉमी की बात की डॉक्टर अंशुमान, अभी अभी मंत्रालय से एक चिट्ठी गया है राज्य को कि अभी आप रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करें और लोगों को मूवमेंट ना रोकें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बाधाएं ना डालें। अगर आपके राज्य में कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मतलब अगर 5% से बिलो पॉजिटिविटी रेट 2 हफ्ते के लिए है, तो मतलब सब कुछ खोल दीजिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल रहेगा जो डॉक्टर अंशुमान ने मेंशन किया, लेकिन ये चिट्ठी अभी अभी मंत्रालय की तरफ से राज्य को कही है। ये बहुत अच्छी बात, अच्छी जानकारी आपने दे दी है। डॉक्टर अंशुमान, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को आपकी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए। थैंक यू सर। स्नेहा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी रिपोर्टिंग का पूरा फ़ायदा हमारे इस शो में हमें देती हैं, इसके लिए हम हमेशा रोज़ आपको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें राहत मिलती है। जैसे अभी आपने कहा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब खुद हेल्थ मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कह रही है कि आप रेस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध न लगाएं, उन्हें हटाएं, आपको और हमें कारोबार करने दें, घर से बाहर निकलने दें, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी जी, है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, यानी कि कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना, और नियम 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मास्क लगाना और एक दूरी मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, सामाजिक दूरी जिसे हम कहते हैं, वो सामाजिक दूरी तो नहीं होनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी ज्यादा सही शब्द होता है इसके लिए। शुक्रिया, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, कल आप नहीं है हमारे साथ। कल मैं नहीं हूँ, लेकिन परसों फिर मिलेंगे। आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।